हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 23 एंड 24। जैसा कि हमने इससे पहले एफॉर्ज़म में पढ़ा, 22 एफॉर्ज़म में हैनीमैन सर ने बताया कि कैसे जो होती है एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उनकी मेडिसिन्स में हेट्रोजीनस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है, मतलब उसमें सिमिलर इफ़ेक्ट वाली भी मेडिसिन्स को हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है, वहाँ पर क्योर भी होते हैं। और वहाँ पर जो होता है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी लेते हैं और हेट्रोजीनस लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 23 एफॉर्ज़म में। यहाँ पर हैनीमैन सर बताते हैं जो इनेंशियोपैथी है उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया इन्होंने कि ऑल प्योर एक्सपीरियंसेस हाउएवर एंड ऑल एक्यूरेट रिसर्च convince us that persistent symptoms of disease are far from being removed and annihilated by opposite symptoms of medicines, as in the antipathic, enantiopathy or palliative method. That on the contrary, after transient apparent alleviation, they break forth again only with increased intensity and become manifestly aggravated. यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि जब हम जो होता है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट या अपोजिट सिम्टम लेके ट्रीटमेंट करते हैं। अपोजिट ट्रीटमेंट इन द सेंस, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम ऐसी मेडिसिन का सिलेक्शन करें जो उस पेशेंट में क्या कॉज करा दे, डायरिया कॉज करा दे, जस्ट अपोजिट सिम्टम कॉज कराए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो थोड़े दिन के लिए वो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो उसका उससे उस पेशेंट को थोड़े दिनों के लिए तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है वो फिर से जो है कॉन्स्टिपेशन वापस आ जाता है। यानी कि यहाँ पर क्योर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, पैलिएशन होता है सिम्टम्स का। ठीक है, जो हम डायरेक्ट जब अपोजिट सिम्टम लेते हैं। इसी तरह से जब किसी पेशेंट को डायरिया होता है तो वहाँ पर जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट सिम्टम वाली मेडिसिन का चयन करते हैं। जैसे कि उस पेशेंट में वो वहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कॉज करा देंगे, तो उससे क्या होगा वहाँ पर कि उसका डायरिया तुरंत चेक हो जाएगा और पेशेंट अब किससे ग्रसित हो जाएगा, अब वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हो जाएगा। और फिर जैसे ही उसका जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा वो तुरंत फिर से अपने डायरिया के फॉर्म में आ जाएगा। और लगातार जब हम इस मेडिसिन को देते रहेंगे तो क्या होगा, वो जो है डायरिया तो चेक हो जाएगा, पैलिएट वहाँ पर वो क्योर नहीं होगा वो डायरिया उसका, वो क्या होगा, पैलिएशन हो जाएगा वहाँ पर। और फिर वो कहीं ना कहीं उस पेशेंट के अंदर कुछ और डिजीज़ के फॉर्म में किसी अदर लेवल डिजीज़ के फॉर्म में पेशेंट को समझ में आएगा, लेकिन पेशेंट उस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो अदर लेवल दूसरे लेवल पे जो है डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि किसी को वॉमिटिंग होना। ठीक है, लगातार वॉमिटिंग होती है तो बहुत से जो फिजिशियंस होते हैं या अलग अलग अपनी ट्रीटमेंट पैथीज़ में वहाँ पर क्या करेंगे, एंटीमेटिक्स दी जाती हैं। एंटीमेटिक्स इन द सेंस कि वॉमिटिंग को वो चेक कर सकें, रोक सकें। तो उसमें भी क्या होगा कि हमारे अंदर से चूँकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, किसी चीज़ को वॉमिट आउट करना चाह रही है ना। कोई भी जब हमारी बॉडी कभी भी कोई भी एक्शन करती है तो वो कोई सेंस होता है उसका कि अगर वो वॉमिट कर रही है तो इट मीन्स कि वो बॉडी से उस जो भी हमने खाया है या जो भी चीज़ है उसको क्या कर रही है, बाहर निकालना चाह रही है, और हम उसको एंटीमेटिक्स दे देते हैं। एंटीमेटिक्स मतलब अब हम उस वॉमिटिंग को चेक करते हैं, रोक देते हैं। जब हम किसी बहाव को जो बाहर निकलना चाह रहा है अगर रोकेंगे तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर क्या करेगा, उस पेशेंट में कहीं ना कहीं वो कुछ और डिजीज़ को, वहाँ पर तो वो पैलिएशन हो जाएगा उसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सप्रेस होकर के कोई अदर लेवल की अदर डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये प्योर एक्सपीरियंसेस हैं, ये कई जगह से इसको प्रूव किया गया है। ये आगे हैनीमैन सर आगे के एफॉर्ज़म में यहाँ पर मेंशन भी कर रहे हैं कि 58 से 62 एंड 69 एफॉर्ज़म में ये और अपने बहुत सारे जो है इसके
एग्जाम्पल्स के थ्रू ये इसको बताएंगे आगे कि किस तरह से जो होता है ये यहाँ पर जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है या इसी को बोलते हैं इनएंशियोपैथिक या जस्ट अपोजिट सिम्टम्स के आधार पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सही नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए तो पेशेंट को राहत देता है, लेकिन बाद में वो और मोर सीवियर फॉर्म में पेशेंट्स के में फिर से वापस आ जाता है। इसी तरह से एफोरिज्म नंबर 24 को देखते हैं। देयर remains therefore no other mode of employing medicine in disease that promises to be of service beside the homeopathic, by means of which we seek for the totality of symptoms of the case of disease a medicine which among all medicines whose pathogenetic effects are known from having been tested in healthy individuals has the power and tendency to produce an artificial morbid state most similar to that of the case of disease in question। अब यहाँ पर हैनीमैन सर 24 में बताते हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स का चयन करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, हमारा जो मेन आधार क्या होता है कि वहाँ पर हम सिमिलर इफ़ेक्ट्स की मेडिसिन्स का चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो हम ऐसी मेडिसिन का चयन करेंगे जिसका जो पैथोजेनेटिक इफ़ेक्ट क्या होगा, जो जेनेटिकली क्या वर्क करेगी कि वो उस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन ही कॉज कराएगी, स्लाइटली हायर लेवल पे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन कॉज कराएगी। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो और कॉन्स्टिपेशन कॉज कराती है तो हम, और चूँकि ये मेडिसिन्स है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वाइटल फोर्स पे पड़ता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से 26 एफोरिज्म में हैनीमैन सर ने बताया है इसको आगे कि किस तरह से नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की बात मैं कर रही हूँ। ये आगे 26 एफोरिज्म में और अच्छे से एक्सप्लेन है कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमने बहुत सारे सुने होंगे कि जहर ही जहर को मारता है या लोहा ही लोहा को काटता है, इस तरह से हमने बहुत सुने होंगे। तो इसी तरह से वो तो लाइक्स हैं, वो सेम लाइक है, बट हम यहाँ सिमिलर की बात कर रहे हैं कि हम अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन जो क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराती हैं, लेकिन वहाँ पर हम और भी चीज़ों को देखेंगे कि उसके उस समय मेंटल लेवल, फिज़िकल लेवल, सारे लेवल्स को चेक करके और उसके अंदर ये क्वालिटी भी हो कि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करा सके। अकॉर्डिंग टू 5th एफोरिज्म हम मेडिसिन का चयन करते हैं और पेशेंट को देते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो धीमे धीमे जब मेडिसिन का असर कम होगा तो जो हायर लेवल पे कॉन्स्टिपेशन गया है वो धीमे होगा और जो रिकवरी होती है, फुल रिकवरी, पूरा क्योर होता है पेशेंट में। इसी तरह से जब वॉमिटिंग वाला होता है तो हम ऐसी मेडिसिन का चयन करते हैं। जब किसी पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही होती है तो हम ऐसी मेडिसिन का चयन करेंगे कि स्लाइटली हायर लेवल की वो उसमें वॉमिटिंग ही क्या कराए, कॉज कराए। इसी तरह से डायरिया हो रहा होता है तो हम ऐसी मेडिसिन का चयन करते हैं कि वो भी जो है डायरिया कॉज कराए उस पेशेंट के अंदर, स्लाइटली हायर लेवल का, इतना हाई लेवल का। यहाँ पर आगे फिर हम जो होते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स की भी बात होती है कि बाद में जब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से मेडिसिन की डोजिंग दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए कि वो बहुत ही स्लाइटली लेवल का डायरिया कॉज कराएगी और पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसको और थोड़ा सा डायरिया हुआ है, और वो मेडिसिन पूरा क्योर करती हुई पेशेंट को पूरा क्योर कर देती है। और यहाँ पर वाइटल एनर्जीज़ का भी लॉस नहीं होता है, पेशेंट इम्प्रूव होता है, हर तरह से इम्प्रूव होता है, वाइटल लेवल पे भी इम्प्रूव होता है, फिज़िकल लेवल पे भी इम्प्रूव होता है और डिजीज़ लेवल पे भी इम्प्रूव होता है। ये सिर्फ ये प्रॉमिस जो होता है वो कौन कर सकता है, वो होम्योपैथिक टाइप ऑफ जो होम्योपैथिकली टाइप ऑफ जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, तो वो प्रॉमिस करता है कि वो इस तरह का क्योर कर सकता है और किसी भी पैथी में इस तरह का क्योर नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो इनएंशियोपैथी या एंटीपैथी हो या एलोपैथी हो। ठीक है, इवन देन होम्योपैथी मतलब एकदम सिमिलर, जैसे कि अगर
हम आगे जो ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, आगे इन्होंने हैनीमैन सर ने इसको बताया भी है, जो ये आगे जो रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं उसमें बताया है कि किस तरह से होम्योपैथी मतलब सेम चीज़ से मेडिसिन बनी हो, जैसे कि तो वो वहाँ पर वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आ सकती। सिमिलर मेडिसिन हमें चूज़ करनी है। जैसे अगर हम आग से बर्न हुए हैं तो हम उसे आग से ट्रीटमेंट ना करके उसकी जैसी मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, जैसे वहाँ पर हम कैंथेरिस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम आगे देखेंगे और भी। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्योर की बात करते हैं और क्योर की बात कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। ये हैनीमैन सर ने 23 एंड 24 एफॉर्जम्स में एक्सप्लेन किया है। इसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की ओर, जो हैनीमैन सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हमें अगर ट्रीटमेंट करना है तो नेचर में हमने बहुत सारे क्योर्स देखे हैं, किस तरह से क्योर होते हैं, तो उस लेवल पे क्योर होता है तभी क्योर होता है। तो वो होता है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। तो वो आगे हम 26 एफॉर्जम है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, उससे पहले 25 एफॉर्जम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, जो स्पेशली जो जूनियर्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।